नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। विवादित वायरल वीडियो को लेकर घिरे पंजाब के सीएम भगवंत मान। फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने को लेकर भाजपा हमलावर, कहा कि मान ने किया सिख समुदाय की भावनाओं का अपमान। भगवंत मान ने वीडियो को बताया फर्जी, लगाया साजिश रचने का आरोप। कर्नाटक में लैंड लूट को लेकर कांग्रेस पर हमलावर भाजपा। कांग्रेस अध्यक्ष पर ट्रस्ट के माध्यम से लैंड लूट में लिप्त होने का लगाया आरोप। ट्रस्ट के जरिए सरकारी जमीनों को निजी बनाकर कब्जाने का मामला। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी में लापरवाही पर ताबड़तोड़ एक्शन। 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों समेत अस्पतालों और रेस्टोरेंट की जांच का महाअभियान जारी। कोलकाता के तारातला में गोदाम की छत गिरने से बड़ा हादसा, 3 की मौत, 9 का इलाज जारी। राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर। राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा को मिलेगी मेट्रो कनेक्टिविटी। डीएमआरसी ने शुरू किया नए कॉरिडोर का निर्माण। प्रमुख सरकारी कार्यालय जुड़ेंगे सीधे मेट्रो नेटवर्क से। और अब समाचार विस्तार से। कथित वायरल वीडियो विवाद में भगवंत मान और घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों अरुण महेंद्रू और अंकित को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव बनाया गया। 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गई। और इस मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बेअदबी से जुड़े एक कथित वायरल वीडियो को लेकर निशाना साधा है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भगवंत मान का गुनाह माफ करने लायक नहीं है और अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को सिख समुदाय से बाहर कर दिया है। सिरसा ने कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। पूरी दुनिया भर में सिखों के मन में रोष है, बड़ी पीड़ा है। कोई भी सिख किसी भी प्रकार की गुरु साहिबानों की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित वीडियो को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में इसे अपने राजनीतिक विरोधियों की एक सोची समझी साजिश बताया। मुख्यमंत्री मान ने आरोप लगाया है कि उन्हें सीधे तौर पर निशाना न बना पाने के कारण अब उन्हें धार्मिक भावनाओं के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो पूरी तरह से एडिटेड और फेक है, जिसे केवल उन्हें फंसाने के इरादे से बनाया गया है। भगवंत मान ने कहा कि वह इस तरह की साजिशों से डरने वाले नहीं हैं और राज्य के विकास के लिए अपना काम पूरी निष्ठा से जारी रखेंगे। एक बड़ी घटिया राजनीति के हथकंडे तहत मेरिया फर्जी वीडियो जड़ियां ने रिलीज की जा रही। जदों किसी होर पासे इन्हां दा बस नहीं चलता तो फिर ये धर्म वाले पासों मैनूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। FIR का डर दे के
ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋर्ट फर्जी बना दी। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे पर ट्रस्ट से जुड़ी जमीन में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। भंडारी का कहना है कि करीब 5 एकड़ जमीन पर कब्जे के आरोप हैं और जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एक फर्जी खरीदार तैयार करके इस मामले को आगे बढ़ाया गया और इस मामले पर उन्होंने दोनों से जवाब देने की मांग की है और कहा है कि जवाब नहीं मिलने पर उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे एंड सन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। तो सवाल यह उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके, क्या प्रियांक खड़गे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके जो इंडस्ट्रियल 5 एकड़ की भूमि कर्नाटका में थी जिसका मार्केट रेट 100 करोड़ था, उसको क्या प्राइवेट लैंड ग्रैब किया? और लखनऊ अलीगंज अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया है। कानपुर में छापेमारी के दौरान मानकों के विपरीत संचालित 30 से अधिक कोचिंग सेंटर बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है। कानपुर के काकादेव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं और जहां कई संस्थान आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे और साथ ही अग्नि सुरक्षा और अन्य जरूरी मानकों की अनदेखी भी की जा रही थी। केडीए ने विशेष टीम गठन कर जांच अभियान शुरू किया है। और लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार लखनऊ प्रशासन ने छापेमारी की कार्रवाई की। प्रशासन ने एलन कोचिंग, ग्रेविटी आकाश और मोशन संस्थानों पर छापेमारी की है। एलडीए के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया है कि ग्रेविटी कोचिंग वाले नक्शा दिखाने में नाकाम रहे और इसीलिए इसको सील किया गया है। एलडीए और प्रशासन की टीम ने राजधानी लखनऊ में तमाम कई कोचिंगों पर छापेमारी की कार्रवाई की है और यहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। ग्रेविटी कोचिंग पर यहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आकाश कोचिंग पे कार्रवाई की गई है। एलएन कोचिंग पर निरीक्षण किया गया है और यहां पर ग्रेविटी कोचिंग नक्शा दिखाने में नाकाम रही है तो इसको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाकी कोचिंगों को शाम तक के लिए समय दिया गया है कि तमाम सारे दस्तावेज इकट्ठा करके प्रस्तुत करें ताकि उनके खिलाफ अगर कोई कमी पाई जाती है तो आज शाम को उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। वहीं अयोध्या प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। अयोध्या में कुल 36 कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू कर दी गई है और जिसके लिए 2 विशेष टीमें गठित की गई हैं। अयोध्या पुलिस ने कहा है कि जिन कोचिंग सेंटरों में छोटी कमियां मिली हैं उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि गंभीर खामियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। हमारे जो जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। एक तो पुलिस लाइन के जो इंचार्ज है वो और एक मेरे नेतृत्व में 2 टीमें बना के पूरे जो हम लोग इशू किए हुए हैं उनको हम लोगों ने एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भारत की विदेश नीति की जिम्मेदारी केवल मौजूदा संबंधों को बनाए रखना नहीं है बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा कि सरकार और अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है ताकि आपसी संवाद और सहयोग को और प्रभावी बनाया जा सके। डॉक्टर एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। Foreign ministers, it is clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts
of our economy, of our country, do with each other in their interactions. In coordinating that and in really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world. And that world, Minister, particularly requires, I think, countries that are like-minded, countries with shared values, countries who have strong mutual trust to work with each other. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों पर शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद से द्विपक्षीय रिश्तों को नई गति मिलती है और सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं। विदेश मंत्री ने भरोसा जताया है कि भारत की ओर से संबंधों को और आगे बढ़ाने की पूरी प्रतिबद्धता है। The presidential visit and the meeting of our prime minister with your president of the G7 in Evian. These have been recent leadership occasions where guidance has been given to us on how to take those ties forward. What I do want to assure you is from our side there is a full commitment that the potential of our relationship, which many of us, I think, on both sides, feel there's a lot that remains to be realized, that we would strive to do that. And I do want to also take the occasion to recognize your personal commitment to the relationship. इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित चिंतन शिविर 2026 का शुभारंभ किया। इस एक दिवसीय सम्मेलन का मुख्य जोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है और इस कार्यक्रम में इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सेल, NMDC और MOIL जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस्पात क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से उत्पादकता में सुधार हो सकता है। India is advancing towards becoming a $5 trillion economy and beyond. Under the able guidance of the Honorable Prime Minister, the steel sector will play a transformative role in this journey. The vision ahead is clear: 300 million tons by 2030 and 400 million tons by 2035. This expansion is being driven by strong domestic fundamentals. Technologies such as artificial intelligence, machine learning, industrial IoT, digital twins, robotics, and advanced data analytics are redefining steel manufacturing globally. Their adoption can significantly improve productivity. नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली के नवीनतम संस्करण का विमोचन किया और इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का व्यापार प्रदर्शन मजबूत बना रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार 5.4% से बढ़कर 1.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और इस दौरान निर्यात में 4.2% और आयात में 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा निर्यात में 9% की बढ़ोतरी हुई है और जिससे भारत ने वर्ष 2025 में विश्व के 8वें सबसे बड़े सेवा निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। और इस संस्करण का मुख्य विषय औषध क्षेत्र है, जो भारत के विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी उद्योगों में से एक है। भारत जेनेरिक दवाओं, टीकों और आवश्यक औषधियों का प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है तथा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्ष 2025 में भारत ने 35.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के औषधि एवं API उत्पादों का निर्यात किया और इसके अलावा बायोलॉजिक्स, बायो
सिमिलर्स और उन्नत उपचारात्मक दवाओं जैसे कि उच्च मूल्य क्षेत्रों में भारत की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो वहीं तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र भारत के औषधि उद्योग के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं। तो वहीं अनुसंधान, नवाचार, घरेलू एपीआई उत्पादन और वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच भारत की भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 22 से 24 जून तक नई दिल्ली दौरे पर रहे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच कई दौर की वार्ता हुई। बैठकों में BTA के प्रमुख प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की गई और इसमें बाजार पहुंच बढ़ाना, डिजिटल व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाना, गैर टैरिफ बाधाओं में कमी तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार शामिल रहा। दोनों पक्षों ने पिछले कुछ महीनों में वार्ता टीमों द्वारा हासिल की गई ठोस प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और 7 फरवरी 2026 के संयुक्त वक्तव्य के अनुरूप एक अंतरिम समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के रास्तों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका ने ऐसे संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे दोनों देशों के कारोबार, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं को ठोस लाभ मिल सके। और बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बीच दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहन देने और भरोसेमंद तथा सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के साझा लक्ष्य को भी दोहराया। दोनों पक्षों ने विश्वास जताया है कि जारी वार्ताएं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देंगी। और साथ ही बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकों की श्रृंखला संपन्न हो गई है और उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताओं में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत रचनात्मक और भविष्य उन्मुख तरीकों से आगे बढ़ रही है। उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व और दोनों देशों की वार्ता टीमों के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों ने वार्ता को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्वास जताया है कि जारी संवाद भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। और अब सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। DMRC ने करीब 9.9 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर आज DMRC द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बटन दबाकर करीब 2.5 सालों में पूरी होने वाली इस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की। ये परियोजना दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के तहत विकसित की जा रही है और इस पूरी तरह से भूमिगत कॉरिडोर में 9 स्टेशन होंगे और इसमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन, भारत केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। DMRC के मुताबिक ये नया कॉरिडोर मैजेंटा लाइन को RK आश्रम मार्ग तक बढ़ाएगा और इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय को येलो,
वायलेट और मैजेंटा लाइन के ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित करेगा। दिल्ली की तकरीबन 416 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन में यह नया आयाम जुड़ने जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां ट्रेन लाइन मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर बीच में शिवाजी पार्क स्टेडियम जो है उसका स्टेशन आएगा। ये पूरा लूप बनेगा और इसके अंदर लाखों जो हमारे इस लाइन पर जुड़े हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको लाभ होने वाला है। और पश्चिम बंगाल के तारातला में बड़ा हादसा हुआ है, जहां ब्रेस ब्रिज के पास लोहे की बीम से बन रहे एक गोदाम की छत गिरने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई है। हादसे के बाद शेड के नीचे करीब 40 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और अब तक 13 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 9 घायलों को SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। फंसे लोगों को निकालने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव चला रही हैं। राहत और बचाव कार्य में सेना की भी मदद ली जा रही है। राहत और बचाव कार्य की निगरानी के लिए नवान में एक कंट्रोल रूम भी खोला गया है और प्रशासन ने लोगों से आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम से संपर्क करने की अपील की है। कंट्रोल रूम की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और किसी भी सहायता या जानकारी के लिए 1070 या फिर 8697981070 और 03322143526 और 03322535185 यानी कि इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। मुहर्रम के मौके पर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कोलकाता पुलिस ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस बार मुहर्रम के जुलूसों में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा और इसके साथ ही डीजे बजाने और अत्यधिक ऊंचे ताजिए निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये फैसले शहर में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि मुहर्रम के दौरान किसी भी नए जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वही जुलूस निकल सकेंगे जो कई साल से परंपरागत रूप से आयोजित होते आ रहे हैं। पुलिस ने संवेदनशील या भड़काऊ संदेशों से भी बचने की सलाह दी है और अधिकारियों को ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ताजिए जरूरत से ज्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए ताकि बिजली के तारों, केबलों और अन्य ढांचों को नुकसान ना पहुंचे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान एक युवक की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शुरुआत में इसे दुर्घटना समझा जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में कथित तौर पर सुनियोजित हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान केतन अग्रवाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ उसके जन्मदिन के अवसर पर लोहागढ़ किला घूमने गया था और प्रारंभिक जानकारी में बताया गया है कि फोटो खिंचवाते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में गिर गया और जिससे उसकी मौत हो गई। लोनावाला ग्रामीण पुलिस को जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि युवक दुर्घटनावश नहीं गिरा बल्कि उसे जानबूझकर खाई में धक्का देकर गिराया गया था। जांच के दायरे में मंगेतर सिया गोयल और उसका एक करीबी मित्र है। अधिकारियों का मानना है कि घटना के पीछे व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा विवाद हो सकता है। केतन और सिया की शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थी। विवाह समारोह जयपुर में आयोजित होने वाला था और जांच में ये बात भी सामने आई है कि सिया कथित तौर पर इस रिश्ते को लेकर संतुष्ट नहीं थी और साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कथित साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मुंबई में पहुंचते ही शहर में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुधवार सुबह से ही मुंबई में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मुंबई और पालघर के लिए अगले 3 घंटों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है। जल भराव की वजह से विभिन्न इलाकों में यातायात बाधित हो रहा है। विशेष
विशेष रूप से दादर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भरने की जानकारी मिली है, जिससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रात भर हुई लगातार बारिश के कारण शहर के कई अन्य क्षेत्रों में भी भारी जलभराव की खबरें सामने आ रही हैं और इस दौरान मुंबई में औसतन 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और साथ ही आने वाले दिनों में इन राज्यों में और अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) ने बांग्लादेश को अपने नए सदस्य देश के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया है और इस कदम को बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। बांग्लादेश के जुड़ने से बाघ, तेंदुआ, शेर और हिम तेंदुआ जैसी बड़ी बिल्ली प्रजातियों तथा उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई मजबूती मिलेगी और ये साझेदारी संरक्षण कार्य, वैज्ञानिक अनुसंधान और अवैध शिकार पर नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को और प्रभावी बनाएगी। ये निर्णय उस समय लिया गया है कि जब विश्व स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। IBCA में बांग्लादेश की भागीदारी से क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग नेटवर्क और अधिक सशक्त होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं सांकेतिक समाचार। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।